आज इस वीडियो में हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को किसने और कब डिस्कवर किया। इसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम ज़ीरोथ लॉ क्यों कहते हैं, और फिर उसके बाद हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के स्टेटमेंट को समझेंगे। तो ये है रैल्फ एच फॉलोर। ये जो पिक हम देख रहे हैं ये रैल्फ एच फॉलोर का पिक है, जिन्होंने 1931 में ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को पोस्टुलेट किया। ठीक है, रैल्फ एच फॉलोर ने 1931 में ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को पोस्टुलेट किया। ठीक है, फिर 1931 से 1935 तक जो कन्वर्सेशन था वो चलता रहा कि इस लॉ का क्या नाम रखा जाए, क्योंकि ये लॉ जो है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट देता था। क्योंकि ये लॉ जब आया था उससे पहले ही फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी आ चुका था। तो अब चलते हैं हम ये समझने के लिए कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का नाम ज़ीरोथ लॉ क्यों पड़ा। देखो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक 1848 में आया था। ठीक है, 1848 में दो साइंटिस्ट के द्वारा ये आया। एक थे हॉमन हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, और एक थे विलियम थॉमसन, जिन्हें हम बाद में लॉर्ड केल्विन के नाम से जानने लगे। ठीक है, जिन्हें बाद में हम लॉर्ड केल्विन के नाम से हम जानने लगे। ठीक है, और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 1931 में आया था। लेकिन ये कारण नहीं है ना, जिससे हम ये क्लियरली समझ पाए कि इसका नाम ज़ीरोथ लॉ क्यों दिया गया। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है? दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और हीट के बारे में ज़्यादातर थिंग्स बताता है। लेकिन जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये हमें कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर के बारे में बताता है। ठीक है, ये वो कंसेप्ट है जिसका यूज़ किया जाता है आगे जो फर्स्ट लॉज है, सेकेंड लॉज है, थर्ड लॉ है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था। तो सबका ये कहना था कि इससे ये तीनों लॉस के पहले होना चाहिए। तो रैल्फ एच फॉलोर को जो नाम सजेस्ट किया गया वो नाम था माइनस फर्स्ट लॉ। ठीक है, माइनस फर्स्ट लॉ उन्हें नाम सजेस्ट किया गया, लेकिन रैल्फ एच फॉलोर ने उसे अडॉप्ट करने के बजाय ज़ीरो अडॉप्ट किया और फिर इसका नाम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रखा गया। अब बात करते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के स्टेटमेंट पर। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि इफ़ टू थर्मोडायनामिक सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सी, देन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तब ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हो, ठीक है, एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी, अगर सिस्टम ए जो है सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और सिस्टम बी भी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो उस केस में क्या होगा? ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इट मीन्स है कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब देखो, जैसा कि हमने सिस्टम ए का जो टेम्परेचर लिया है वो है T1, सिस्टम बी का जो टेम्परेचर लिया है वो है T2 और सिस्टम 3 का जो टेम्परेचर लिया है वो है T3। तो अगर T1, ये जो T1 है अगर ये T3 से इक्वल है, ये T2 अगर T3 से इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है T1 और T2 भी इक्वल होगा। इट मीन्स है कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। इट मीन्स है तीनों जो बॉडीज हमने कंसिडर किया है, इन तीनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो कंक्लूज़न हम ये निकाल सकते हैं कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो वो तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा।